वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके लिए एक फिजिक्स सेकंड का बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट वाला टॉपिक लेके आया हूँ, अकस्टिक्स ध्वनि की, जिसे हम जीवन में जानते भी हैं पर हमने कभी इसको समझ नहीं पाया। मेरा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को उसकी योग्यता से अधिक ज्ञान प्रदान करना। ये मेरा उद्देश्य है, इस उद्देश्य को मैं पूरा करके रहूँगा। मैं इसके लिए आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्वनि बड़ा ही इंटरटेनमेंट वाला है। मैंने इसमें खेल विधि का भी प्रयोग किया है, आप देखोगे तो आपको रुचिकर लगेगा, अच्छा लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अकस्टिक्स क्या होता है। तो देखियो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भवनों, उदाहरण थिएटरों, सिनेमा हॉलों, व्याख्यान कक्षों, दर्शक कक्षों आदि से उत्पन्न ध्वनि एवं प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिससे कि श्रोताओं को सर्वोत्तम ध्वनि मिल सके। हम जानते हैं कि बड़े बड़े जो भवन बनाए जाते हैं, जैसे सिनेमा हॉल बनाए जाते हैं, उसमें व्याख्यान करते हैं, जो भाषण देते हैं, उसका एक निश्चित जो रूम होता है, तो उसमें जो ध्वनि का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ध्वनि के अकॉर्डिंग भवनों को तैयार किया जाता है। और उसको करने के लिए हमें पहले ध्वनि का ज्ञान होना चाहिए, उस ध्वनि के इफेक्ट का पता होना चाहिए, उस ध्वनि के साउंड का पता होना चाहिए। तो जिसका हम अध्ययन किया जाता है ना, उस साउंड के बारे में, उसी को हम ध्वनि की कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ध्वनि, साउंड, जिसे हम जानते हैं। देखिए, हमारे जीवन में हम अपने कानों के माध्यम से जो कुछ सुनाई देते हैं, हम सुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। ठीक है ना। साउंड एक ऊर्जा के रूप में होती है, एक एनर्जी के रूप में होती है। ठीक है ना। जिसे हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं। कान को जो कुछ सुनाई देता है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा होता है। तो हमें जो अनुभव होता है वो किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा होता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यांत्रिक तरंगें होती है। जब कोई भी वस्तु हो, हम उसको कंपन करते हैं, तो कंपन करते तो उसमें एक साउंड क्रिएट होती है। जो साउंड क्रिएट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेवफॉर्म कहते हैं। तो मैकेनिकल फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो निश्चित होती है। तो यांत्रिक तरंगों की निश्चित आवृत्ति जो होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। यानी इसकी जो रेंज होती है, जो होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, तो जिसे मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं? हम श्रवण सीमा, क्योंकि हमारी ये सुनने की जो सीमा है वही क्या है? श्रवण सीमा होती है। तो इसके साउंड के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं, म्यूजिकल साउंड और नॉइज। तो देखिए, दो प्रकार के साउंड होते हैं, म्यूजिकल साउंड और नॉइज। तो म्यूजिकल साउंड कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, हमें जो ध्वनि, मनुष्य को जो ध्वनि सुंदर में, यानी मनोरंजन, रुचिकर लगती है, मनोहर लगती है, तो वो जो साउंड होती है वो म्यूजिकल साउंड होती है। जैसे सितार वाला, बांसुरी का प्रयोग और तबला जो हम यूज़ करते हैं, उसके से निकलने वाली जो साउंड होती है वो सभी से साउंड होती है, म्यूजिकल साउंड होती है। ठीक है ना। उसके बाद आती है शोर। तो शोर, कुछ जो ध्वनि होती है शोर की, तो वो कौन सी होती है? जैसे बंदूक से गोली लगना, चलाना, तो बंदूक से जो गोली निकलती है उससे जो शोर होता है वो ध्वनि इंसान को क्या लगती है? मनोरंजन नहीं लगती है, बड़ा ही शौक होता है। अपने कान को बंद कर लेता है आदमी, कान बंद करता है तो उसको सुनता है। ठीक है ना। तो वो रुचिकर नहीं लगती है। तो वैसी ध्वनि जो मनुष्य को क्या ना लगे? एंटरटेनमेंट ना करे, मनोरंजक ना लगे, दुखपूर्वक लगे, आनंद महसूस ना करा सके, इस तरह की ध्वनि नॉइस होती है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में यही पूछना चाहूँगा कि जो मनुष्य के कान पर जो मच्छर ध्वनि करते हैं वो किस प्रकार की ध्वनि है? मेरे कमेंट में इसको लिखना है आप। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पावर पॉइंट है, वो भी बहुत ही अच्छा है। वो कैसा है? मैं आप बताइए। किसी धरातल पर आपतित होने वाली जो ध्वनि साउंड होती है वो तीन भाव व्यक्त होती है। किस तरह होती है? तो हम यूज़ करते हैं, तो हमारी जो आवाज़ है ये तो धरातल से टकराएगी, तो उसको कहेंगे हम परावर्तित ध्वनि। एक अपवर्तित होगी, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, है ना, किसी मीडियम में परिवर्तन, वो अपवर्तन। एक एब्जॉर्ब यानी ग्रहण करने वाली। तीन प्रकार की ध्वनि होती है। ठीक है ना। तो देखिए, ये रेड पेन से मैंने लिखा है, तो मैं इस पर एक दुआ भी याद आया है। तो देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इसका अर्थ मैं लास्ट में दूंगा, वीडियो के अंत में दूंगा। तो इसमें रेड पेन का इसीलिए यूज़ किया है कि आप भी लाल हो जाए, रुचिकर हो जाए, आपका एंटरटेनमेंट हो। तो नेक्स्ट आता है परावर्तित ध्वनि।
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या हो सकता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परावर्तन। और ध्वनि क्या हो, मतलब जो ध्वनि आ रही है हमारी किसी धरातल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो वो ध्वनि होती है, वो परावर्तित ध्वनि होती है। यानी इस ध्वनि से इस यहाँ से आ रही है तो धरातल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, किसी और माध्यम में नहीं आ रही है। तो हम कहते हैं ध्वनि का वह पार्ट जो धरातल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तन के नियमों का, यानी जो रूल है उसी का अकॉर्डिंग परावर्तित होता है, परावर्तित ध्वनि कहलाता है। वेरी गुड। बहुत ही आप जानते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो टकराती है, तो वो टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाए तो वो जो ध्वनि होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है। ठीक है। यदि कोई ध्वनि जो बहुत समय के लिए उत्पन्न की गई हो और श्रोता के पास 1/10 सेकंड यानी 1/10 सेकंड या इससे अधिक समय के बाद परावर्तित होकर पहुंचती है, तो तब श्रोता को मूल ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है ना। यानी जो हम आवाज कर रहे हैं वो आवाज करने के बाद यदि वो दूरी 1/10 सेकंड या इससे अधिक समय के बाद पहुंचती है, तो हमें वो ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। यानी उसकी ऐसा लगेगा कि कोई और बोल रहा है, हमारी जो ध्वनि उसका वापस वो प्रारूप है वो दूसरा बोलते हुए सुनाई देगा, ये प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ठीक है ना। कहते हैं यानी 1/10 सेकंड में आ जाए तो। ठीक है ना, पॉइंट में सेकंड। नेक्स्ट है पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम काफ़ी समय से सुनते हैं कि पुराने जमाने में, इसको मैं बताऊंगा, पहले इसको पढ़ते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से कम 16.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। 1 तो 6 और 2 सी 5 यानी 16.5 मीटर की दूरी होगी, तभी हमें जो श्रोता है उसी को क्या होगा, प्रतिध्वनि सुनाई देगी, अन्यथा नहीं। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो व्यक्ति कुओं के पास जाता था, कुओं में आवाज़ देता था, तो उसे लगता था क्या कि भाई इसमें भूत रह रहा है जो हमें आवाज़ दे रहा है। वो ऐसा नहीं था, वो उसकी जो दूरी थी 16.5 मीटर की दूरी। ठीक है। तो उसको धरातल पर जो वाटर है तो वो उसके वापस रिपीट करता था। बहुत से पहाड़ है, पहाड़ों पर आदमी आवाज़ देता है, तो वहाँ जाता है तो आवाज़ देता है तो उसको उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो उसकी जो दूरी होती है 16.5 मीटर। इसको समझने के लिए कि 1 तो 6 और काला है 5, तो 16.5 की दूरी पर है, तो हमें वो ध्वनि स्रोत प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पहुँचते हैं। तो पुराने समय में तो कुएं में आवाज़ देते, आप ना जाए कुएं के पास। ठीक है ना। एक क्लास भी जो बनाई जाती है, तो क्लास में भी उस दीवारों का अध्ययन करके बनाया जाता है जिससे कि प्रतिध्वनि ना हो। जितना कमरा छोटा होगा उतनी आवाज़ अच्छी आएगी और श्रोता को अच्छे से सुनाई देगी। और कमरे की लंबाई ज़्यादा है तो आवाज़ गूंजेगी। ठीक है, ज़्यादा है तो प्रतिध्वनि भी सुनाई देगी, तो वो समझ में नहीं आती क्योंकि व्यतिकरण उत्पन्न हो जाता है। इसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, परावर्तित तरंगों एवं आपतित तरंगों की कला में भी अंतर है। निश्चय जो फेस होते हैं, इनके जो एंगल होते हैं, उनका में भी अंतर होता है। यह भी संभव है कि परावर्तित तरंगे एवं आपतित तरंगे श्रोताओं को विपरीत कला में प्राप्त हो, यानी जो 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 अपोजिट इसका फेस है उसमें प्राप्त होती है, तो इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है मैंने आपको अब पहले ही पढ़ाया था। तो विनाशी जब व्यतिकरण होता है तो व्यतिकरण एक मान से भ्रम हो गया, इसके दूसरे अर्थ में इसको भ्रम भी कह सकते हैं। तो जो भ्रमसा है तो आई जाता है, इंसान के मन में भ्रम आता है तो क्या आता है, वो अलग से ही व्यवस्था हो जाती है, अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो भ्रम उत्पन्न ना होना चाहिए, और भ्रम होगा तो श्रोता को कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। वो भ्रम ही विनाशी व्यतिकरण है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, और वीडियो में कहीं ना जाएं, वीडियो में बने रहें, वीडियो में कहीं जाएं नहीं, वीडियो में बने रहें। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है एब्जॉर्ब साउंड, यानी अवशोषित ध्वनि क्या होती है। तो मैं बताऊं कि अधूरा ज्ञान हमेशा अज्ञानता के रूप को बढ़ाता है। एक दुआ भी देते हैं, उसको बोलते हैं कि अधकर गगति अधकर गगरी छलकत जाए, यानी आधा ज्ञान होता है वो हमेशा लगता है, तो पूरा ज्ञान लेना चाहिए। तो वीडियो में बने रहें। तो मैं इसको बताता हूँ, ध्वनि का वह पार्ट जो किसी तल पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी ऐसा कोई मटेरियल जो उसको ध्वनि को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो इस प्रकार की ध्वनि होती है वो अवशोषित ध्वनि होती है। ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ध्वनि का अपवर्तन।
ध्वनि का वह भाग जो किसी तल को पार कर जाता है वो अपवर्तित ध्वनि कहलाती है। यानी हमने जो एक फिजिक्स प्रैक्टिकल में रूप में हम देखे हैं तो कि जो छड़ होती है तो हम उसको सघन माध्यम से दीवार में जब प्रकाश जाता है तो वो छड़ हमें कैसे दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो उसी हम कह सकते हैं कि जो छड़ होती है उसका थोड़ा मुड़ा हुआ भाग क्या इसके कारण दिया जाता है, अपवर्तन के। ऐसी ध्वनि किसी तरातल से किसी माध्यम से आकर वो दूसरे माध्यम में चली जाए, यानी ये कोई सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो यहाँ से ये इस माध्यम में जब प्रवेश कर रही है तो प्रवेश करती है तो वो उस तल को पार कर लेती है, ये वाला तल है इसको पार कर लेती है। तो इस प्रकार की जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, हम ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। आता है ध्वनि के अपवर्तन का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, जब अब जो साउंड है इसमें एंटर कर रही है तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसे की वैसे, तो फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो परिवर्तन है ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, यदि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती है पर उसकी जो साउंड की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसे हम क्या ये भी कह सकते हैं कि एक उदाहरण भी समझे तो क्या कह सकते हैं, हम किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो जो होती है ना, जो पावर होती है तो वो दूसरे में निर्भर करने लगती है। ठीक है, हमें अब एक मीडियम का मालूम है, दूसरे माध्यम का पता नहीं, तो क्या तो जरूर परिवर्तित होगी। तो इसी तरह साउंड की जो वेवलेंथ है वो भी परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीष्म काल में ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई नहीं देती। दिस गुड पॉइंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ग्रीष्म काल में जो ध्वनि होती है बहुत दूर तक सुनाई नहीं देती, एक बिल्कुल निश्चित बात है। जैसे अपने यहाँ गर्मी का जो महीना होता है, जून का सबसे ज़्यादा महीना होता है, जून में ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो गर्मी का जो क्षेत्र होता है ना, जो ध्वनि को क्या कर लेता है, अपने क्षेत्र से दूर भगा लेता है, हटा देता है ध्वनि। जैसे मैंने आपके डायग्राम बनाया, जो गर्म तल है तो जो ध्वनि है उसको दूर चली जाती है, इस प्रकार जो ध्वनि उसको हट जाती है। तो जहाँ पर जो श्रोता खड़ा हुआ है, ज़्यादा दूरी तक जो श्रोता खड़ा हुआ है तो उस ध्वनि को वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि ध्वनि हट के दूर क्षेत्र पर चली जाएगी। अब ग्रीष्म काल की बात है तो शीतकाल की बात भी होगी। तो शीतकाल या रात्रि के समय, तो देखिए आप जानते हो प्रकाश होता है वो निर्वात में ज़्यादा बहता है, ठीक है ना, और जो ध्वनि होती है उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी शायद सत्य बात है। उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ, जब वातावरण शांत है, बिल्कुल शांत है, रात के टाइम सभी व्यक्ति सो जाते हैं, तो क्या होता है, कोई भी मटेरियल से की गई ध्वनि ज़्यादा दूर से जाती है, क्योंकि एक तो पीस एनवायरनमेंट हो रहा है, दूसरा जो शीतल तल होता है ना वो उस ध्वनि को हेल्प करता है, जिसके कारण वो ध्वनि दूर तक जाती है। ठीक है ना, तो ये ध्वनि है इसके समांतर क्रम में दूर तक जाएगी, तो दूर पर स्थित जो श्रोता है वो उसको आसानी से समझ सकेगा। ठीक है ना। वायु की नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वायु की दिशा में ध्वनि अधिक दूरी तक जाती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ध्वनि है, ध्वनि के साथ ही वायु जा रही है तो वो क्या जाएगी, बहुत दूर तक उस हवा के साथ उस ध्वनि को बहा ले जाएगा, जिससे दूर तक जो श्रोता खड़ा हुआ है उसको सुनाई देगी। और दूसरी बात है कि अगर उसकी विपरीत ध्वनि है तो क्या होगी, तो हवा होगी उस ध्वनि को लेकर साथ में चली जाएगी, तो दूर में जो श्रोता खड़ा है तो उसको सुन ही नहीं पाएगा, सुन पाएगा नहीं सुन, ये निश्चित पॉइंट होता है। नेक्स्ट आता है तरंगों की तीव्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आपने समझ लिया तो इसलिए कि मेरे वीडियो बनाना सफल हो गया। तो ये क्या है, तीव्रता। भाई तीव्रता के दूसरे अर्थों में उदाहरण में लिया जाए कि तीव्रता, भाई किस व्यक्ति की तीव्रता क्या है, तो हम कहेंगे साउंड की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स क्या है, तरंगों की तीव्रता क्या होती है। तो एक मैंने इस पे लिखा है, किसी माध्यम में किसी स्थान पर तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा को उस स्थान पर तरंग की तीव्रता कहते हैं। नहीं समझ में आया हो इस पर भाषा छोड़िए, यहाँ समझिए फॉर्मूला, आई बराबर क्यू अपॉन ए टी फॉर्मूला है। अब देखिए प्रति है, ये बटे हुए तो प्रति है, तो यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल, एरिया है, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा, क्यू ऊर्जा है, गुजरने वाली ऊर्जा को उस स्थान पर क्या करते हैं, तरंग की तीव्रता कहते हैं। फिर समझिएगा, यह जो बटे का फॉर्मूला है वो नीचे है, ए इंटू टी, यानी क्या है ये, प्रति एकांक। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में गुजरने वाले आवेश को ही
क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। आवेश मान लो या ऊर्जा मान लो, ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं अपन? तरंगों की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एनी मीडियम क्रॉसिंग यूनिट नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड intensity of sound wave at that place, or it is equal to the average sound power in unit area। तो इसके कहने का मतलब है कि जो आपकी जो तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करती है कि उसकी टाइम के अकॉर्डिंग, उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो ऊर्जा बहती है उसी को हम तीव्रता कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है 2πn² रो वी। ठीक है, और 2πn अपन जानते हो क्या होता है, क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसको मैंने ओमेगा स्क्वायर कर दिया। ओमेगा स्क्वायर जब होगा जब ये 4 हो, 4 नहीं हो सकता है, जिससे मैंने 2 का भाग दे दिया, 4 बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रा होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। जाए नहीं, वीडियो में बने रहे, बहुत ही मनोरंजक वीडियो है ये। तो मैं इसमें जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें जो पॉइंट है उसके बारे में समझा देता हूँ कि क्यू क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा है, ए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, आयाम तरंग के आयाम है, वी वेव स्पीड है, ठीक है ना, और रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम है, और एन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है। ठीक है, जो तरंग की है उसकी आवृत्ति दे रखी है। मैंने ओमेगा बताया था 2πn एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होता है। ठीक है ना। इसके बाद बहुत ही अच्छा टॉपिक सेकंड पॉइंट है। अगर ये आपको ये समझ में आया था सेकंड पॉइंट, तो इसका जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि कभी वीडियो को अधूरा ज्ञान ना लें, ज्ञान होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए। अगर ज्ञान अधूरा होता है तो वो जीवन भर पेड़ता रहता है। आप एक बार देखोगे और एक बार में ही समझ जाओगे, वापस किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट आते हैं, यदि तरंग ध्वनि संचरण में माध्यम में होने वाले दाब परिवर्तन में दाब आयाम पी मैक्सिमम तथा तरंग संचरण नियतांक प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बराबर 2π/λ है तथा माध्यम का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी हो। यदि हम कोई ध्वनि का क्या कर रहे हैं, हम संचरण कर रहे हैं, तो संचरण करने पर हमें क्या देखना चाहिए, उसका हमें प्रेशर देखना चाहिए, उसमें कितना प्रेशर लग रहा है। प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है इसको हमने क्या माना है, पी मैक्सिमम माना है। अब जब तरंग संचरित कर रही है तो इसका कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट भी देखे। ठीक है ना। अब जिस वह माध्यम को देख रहे हैं, अब विरल माध्यम हो या सघन माध्यम, उसका आयतन भी होगा, उसकी वैल्यू भी होगी, तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक होता है, उसको हमने बी मान लिया। तो इसका फॉर्मूला बनता है पी मैक्सिमम इजिकल टू बी ए के। ठीक है ना। यानी आपका प्रत्यास्थता गुणांक, एम्पलीट्यूड और आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इन तीनों का मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास प्रेशर और एम्पलीट्यूड हमें प्राप्त होता है, वो मैक्सिमम रूप से। बट v बराबर होता है √v/ρ। तो जो इसका मान होता है, तो इस यहाँ से अपन निकालेंगे तो इसको √ को हटाएंगे तो v² हो जाएगा, तो v बराबर √v² हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये मान जो b का है वो हमने क्या कर दिया, इस समीकरण में यहाँ से हमने इसको पुट कर दिया। तो पुट किया तो p बराबर √v², एक के आया। हम जानते हैं कि प्रोपोगेशन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू k बराबर 2π/λ है। अब लैम्डा से इसका जो फॉर्मूला बना ω/v, वो कैसे बना, तो हम जानते हैं v बराबर होता है n λ, और अगर हम यहाँ से लैम्डा निकालें तो क्या हो जाएगा v/n, और यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π/v/n। तो ये 2πn क्या बन जाएगा आपका ओमेगा, v बन जाएगा नीचे। तो ये आपका ये मान पास आ जाएगा। जब हमारे के का मान आ गया तो के का मान भी हम क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई p बराबर ρv²a.ω/v। ठीक है ना। v से v कट जाएगा, p मैक्सिमम बराबर ρv/a ओमेगा, जो हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है ना। अब साउंड वेव
हम निकालना चाहते हैं। तो साउंड वेव का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पी स्क्वायर पी मैक्सिमम अपॉन 2 रो वी वॉट पर मीटर स्क्वायर। वो कैसे आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जो समीकरण 1 था वो क्या था कि आई बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी था। उसमें हमने क्या किया, रो वी का ऊपर नीचे गुणा किया। क्यों किया, हमें जो ये पद आ रहा था तो इसमें रो बी का स्क्वायर नहीं, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, रो बी नहीं आ रहा है, हमें इसको स्क्वायर बनाना था, इसलिए हमने ऊपर नीचे गुणा किया। तो हम किया तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो स्क्वायर वी स्क्वायर अपन रो बी आया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमने इसको सबको क्या लिख दिया, कोष्टक में बंद करके इसको स्क्वायर कर दिया और रो बी नीचे आ गया। हम जानते हैं कि ओमेगा ए रो बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, पी मैक्सिमम का फॉर्मूला है। तो हमारे पास ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, मात्र होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका मान होगा, है ना। तो कहते हैं ना कि समझने के लिए समय देना पड़ता है? जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं दे पाता है वो दूसरों के लिए समय दे ही नहीं सकता। आप कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कहता हूँ तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो नया पॉइंट इसका आता है, तीसरा पॉइंट, यदि हम कहें कि जो पी पावर है कि बिंदु स्रोत से आर दूर पर जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, आई बराबर पी अपॉन 4πr स्क्वायर वॉट पर मीटर स्क्वायर, तथा रेखी स्रोत में आर दूरी पर तीव्रता होती है आई बराबर पी अपॉन 2π/L वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। अब आपको ये दोनों या तो फार्मूले याद करने पड़ेंगे और नहीं होते तो क्या होता है, तो मेरी थोड़ा सी समझिए, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे मैं कोई सर्किल बना लूँ, ये सर्किल, यहाँ पर कोई बिंदु मान लूँ, ठीक है, मैं कह रहा बिंदु स्रोत आर दूरी पर तीव्रता, यानी यहाँ से इसकी जो आर दूरी है किसी रेडियस पॉइंट से, तो आर दूरी होगी, ठीक है। आर दूरी पर यानी इस तरह वैल्यू जाते हुए यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, समझिएगा। आर दूरी पर हमें तीव्रता निकालने की, इसकी कोई पॉइंट पर है, कोई आर दूरी है, तो एक बार ये जो पॉइंट है ये इसका पूरा सर्किल, यानी हम किसी में निकालते हैं तो किसी का पावर होता ही है, यानी हमें उसकी तीव्रता निकालनी है तो हम उसकी ताकत देखेंगे। और जैसे ये मान लो आप साधारण तरीके से कोई धावक है, दौड़ने वाला व्यक्ति, उसकी हमें तीव्रता निकालनी तो क्या करेंगे, उसकी क्षमता देखेंगे, उसकी क्षमता में हम किसका भाग देंगे, उसके दौड़ने की क्रिया का, तो वो हमें पाए उसकी तीव्रता हमें पता चल जाएगी, उसकी स्पीड हमें पता चल जाएगी भाई, यही तो निकालते हैं। तो देखिए, तो इंटेंसिटी की पावर कैसे निकालेंगे, तो उसका पावर का भाग और इस सर्किल का भाग, सर्किल जो परिधि होती है वृत्त की वो क्या होती है 2πr, तो p अपॉन 2πr और r ये एक त्रिज्या r ये, तो ये 2r का गुणा कर दो, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका P अपॉन 4πr स्क्वायर। ये समझने के लिए है बस, नहीं तो आपको मान याद करने, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब रेखी स्रोत में, अब देखिए रेखी स्रोत में कह रहा है यानी सीधी सिंगल लाइन, तो हमने जो 2πr का गुणा किया था वो नहीं करना, इस लेंथ को, यहाँ ये लेंथ कितनी है, इस लेंथ को मैंने माना L, तो इसका जो दूसरा बोल बनेगा रेखी वाला P अपॉन 2πr इंटू L, तो ये हो जाएगा आपके रेखी जो आर दूरी पर तीव्रता होती है, वो आपकी तीव्रता का फॉर्मूला इस तरह ज्ञात हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दो सर्किल लेते हैं, कौन से भी दो सर्किल ले लो, एक सर्किल ये है, एक सर्किल है, इसकी यहाँ से रेडियस R1 है और ये रेडियस है वो R2, तो रेडियस, उन दोनों की तीव्रता अलग अलग है, ठीक है। तो क्या है, तो ये मैंने ये भी लिखा है आपके लिए कि L क्या है, स्रोत की लंबाई है, R क्या है, स्रोत से उस बिंदु की दूरी है जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है ना, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वो उसकी दूरी होती है। तो यदि मैं मानूं कि R1 दूरी पर तीव्रता I1, यहाँ पर जो R1 दूरी पर तीव्रता I1 है और R2 दूरी पर क्या तीव्रता है, I2 तीव्रता है, तो बिंदु स्रोत के लिए हम जब रेशियो निकालते हैं I1 अपॉन I2, तो I1 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 4πP अपॉन 4πr1 स्क्वायर, और दूसरा होगा P अपॉन 4πr2 स्क्वायर। तो ये पद जो है हर में है वो नीचे आ जाएगा, इसका जो हर का पद का जो ऊपर जाएगा बाकी सब कट जाएगा, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर ये रेशियो बन जाएगा। रेखी स्रोत में करेंगे तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस इसमें L का यूज़ करेंगे, और जो रेखी स्रोत की लंबाई होती है दोनों में समान होती है, बस
जो दूरी होती है वो डिफरेंट होती है। उस सर्किल की एक दूरी r1 है, दूसरे सर्किल की दूरी r2 है, तो हमें r1 इसके रखना है, r2 इसके लिए रखना है, तो r2 ऊपर चला जाएगा, r1 नीचे आ जाएगा। तो ये रेखीय स्रोत के लिए आपका दूसरा पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। तो इसके साथ आता है तीव्रता स्तर। नेक्स्ट बहुत ही मनोरंजन पॉइंट आ गया, तीव्रता स्तर, जिसे हम जानते भी हैं और कई बार पढ़ा भी है, पर हमने उसको ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या हमें उसे उस यूज करने की हमें कभी आवश्यकता ही नहीं हुई, ठीक है ना। और जानता हर व्यक्ति है, पर उसको समझने की कोशिश नहीं की। तो नेक्स्ट पॉइंट जाती है तीव्रता स्तर क्या होता है। तो हम कहते हैं कि ध्वनि की जो न्यूनतम तीव्रता है वो I0 वाली है। ध्वनि की जो मिनिमम इंटेंसिटी हमने क्या मान लिया, I0, जो सामान्य कानों द्वारा सुनी जा सकती है, यानी जो न्यूनतम तीव्रता है उसे हम कानों में सुन सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं श्रवण की ध्वनि, ठीक है। यानी साउंड की वो मिनिमम से मिनिमम तीव्रता जिसे हम मनुष्य अपने कानों के द्वारा सुन ले, उसे कहते हैं श्रवण की ध्वनि, ठीक है। तो I0 का मान होता है इसमें 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और ये 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर क्यों होता है भाई? क्यों होता है? कारण है इसका कि मनुष्य होता है और 10⁻12 से लेकर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक की ध्वनि को ही सुन सकता है। ध्वनि तीव्रता के स्तर को हम क्या करते हैं, बीटा से व्यक्त करते हैं। तो इसकी न्यूनतम वैल्यू 10⁻12 से लेकर कितना है, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो इसकी न्यूनतम कौन सी है, -1012, इसलिए I0 का मान क्या है, -10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। वीडियो का अंतिम पड़ाव हम पहुंच चुके हैं, लास्ट पॉइंट है जो हम इसको यूज़ कर रहे थे। तीव्रता स्तर हम ज्ञात करने कर रहे थे। तीव्रता स्तर के लिए एक वेबर फ्लेचर ने एक नियम दिया था, एक फार्मूला दिया था, वो था बीटा बराबर log 10 I/I0। इसका जो बेस है वो 10 है, वो बेल में दिया था, ठीक है ना। वेब फ्लेचर नियम ने तीव्रता स्तर ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया था, जिसका फार्मूला होता है बीटा बराबर log 10 I/I0, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं, तो बेल को हम डेसिबल में चेंज करते हैं तो क्या होता है, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं, ठीक है। तो हम डेसिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I0 का मान तो हमें पता ही है, I0 का मान कितना होता है, I0 बराबर -1012, यानी न्यूनतम वैल्यू जो तीव्रता स्तर की न्यूनतम वैल्यू जो हमें कानों के माध्यम से सुनाई देती है, वही I0 की वैल्यू। ये होता है वेव फ्लेचर का नियम। इसमें केस चलते हैं 2। एक केस चलता है कि हमें I बराबर हम जो न्यूनतम तीव्रता है उसको दुगना कर दें, तो क्या होगा, तो हम I की जगह क्या रख देंगे, 2I0 रख देंगे। तो I0 से I0 कट गया, log 10 और log 2 का मान होता है 0.30 या 0.3010 होता है, तो बीटा का मान आ जाएगा 3 डेसिबल। और केस नंबर सेकंड, या हम कहते हैं कि यानी न्यूनतम तीव्रता को हम 10 गुना कर दें, तो वो हमने फॉर्मूले में पुट किया, तो 10I0/I0, I0 log 10 का मान कितना होता है, 1। तो बीटा बराबर क्या हो गया आपका, 10 डेसिबल। ये वीडियो को आप ध्यान से सुनोगे, बड़े इंटरटेनमेंट के साथ सुनोगे, तो बड़े ही आपको समझ में आएगी। एक एक चीज़ मैंने सुंदरता से पढ़ाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो नया विद्यार्थी आए इसको अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।